Welcome to the Educatious platform. Myself, S.K. Bura, Labor Enforcement Officer. I was All India Rank 2 in the exam conducted by UPSC in the last exam. I appeared for both ALC and LEO. In ALC also I got selected, but due to some certificate issue, I failed to join that service, and only I went for LEO only. So basically, we have both type of candidates, Hindi based also, English based also. So let's go it in bilingual way. But in the coming videos, we will separate out the batches with English based. Only English based will have in one class, and both bilingual will have in different class. तो आज की क्लास हम हिंदी इंग्लिश बोथ स्टार्ट करते हैं. First of all, I must congratulate you all for applying for this prestigious exam, UPSC, EPFO, or some might have also applied for ALC, Assistant Labor Commissioner, Labor Enforcement Officer, Account Officer. Basically, these all are from the Ministry of Labor and Employment. ALC or LEO basically CLC organization के part हैं, and APFC or EO, Enforcement Officer, these are the part of EPFO, Employees Provident Fund Organization. आज हम डिस्कस करेंगे वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ दिस एग्जामिनेशन. तो आपके जो भी क्यूरीज होंगी, क्वेश्चंस होंगे, मैं एक बार पहले कोई कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसके बाद आई विल पोज माई सेल्फ एंड आस्क यू फॉर द क्यूरीज. यू जस्ट राइट दैट इन योर कमेंट सेक्शन एंड आई विल रिप्लाई टू दैट. सबसे पहले मैं लेके चलता हूं आपको एक प्रेजेंटेशन की ओर, जिसमें हम देखेंगे कि टू हाउ टू गो फॉर लेबर लॉज, because it is one of the most important section of this exam. So how to study labor laws for the purpose of appearing for this exam. Basically बहुत सारे लेबर लॉज हैं, क्योंकि अराउंड मोर देन 44 तो सेंट्रल गवर्नमेंट के स्फेयर में भी हैं, एंड अराउंड कोड्स एंड ऑल मिला के, कुछ रूल्स मिला के, डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स. फर्स्ट ऑफ ऑल सबको समझना होगा कि लेबर जो सब्जेक्ट है दैट इज अंडर द कॉन्करेंट लिस्ट. कॉन्करेंट लिस्ट क्या होती है? अंडर द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो कॉन्करेंट लिस्ट होती है, उसके अंदर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही लॉज बना सकते हैं. बिकॉज द सब्जेक्ट जैसे लेबर सब्जेक्ट है, उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट भी लॉज बना सकती है, रूल्स बना सकती है, और स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है. एंड इन केस ऑफ एनी कॉन्फ्लिक्ट द सेंट्रल लॉज विल प्रिवेल. तो बेसिकली बहुत सारे लॉज हैं. आपको हर लॉ इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ना है. कुछ स्पेसिफिक लॉज हैं, कुछ स्पेसिफिक एक्ट्स हैं जो लेबर लॉज की तैयारी के अंदर आपको समझने हैं, आपको करने हैं. हर एक्ट आप उठा के चलने लगे तो आपके सिर्फ लेबर लॉ ही पूरा होगा, आपका सिलेबस पूरा नहीं हो पाएगा. तो बहुत सारे लॉज हैं जो हमने देखे. एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट 1923 सबसे पहले स्टार्ट हुआ था. सबसे पहले अंग्रेजों के समय में जो रिफॉर्म्स लागू हुए थे ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ टेक्सटाइल यूनियंस. टेक्सटाइल के जो यूनियन थी, उनकी मूवमेंट स्टार्ट हुई थी. उसके बाद जो पहला एक्ट जो लागू हुआ था दैट वाज फैक्ट्रीज एक्ट. फैक्ट्रीज एक्ट कब स्टार्ट हुआ था? 1881 के अंदर लागू हुआ था. लागू ये 1882 के अंदर हुआ था, बट इट वाज पास्ड इन फैक्ट 1881. तो 1881 के अंदर फैक्ट्रीज एक्ट पास हुआ, जिसके बाद चाइल्ड थे और एडोलसेंट जो वर्कर थे उनकी वर्किंग कंडीशंस को रेगुलेट किया गया. महिलाओं की वर्किंग कंडीशन को रेगुलेट किया गया. विमेन वर्किंग आवर्स को रेगुलेट किया गया. मैटरनिटी लीव की तरफ देखा गया. तो ये कुछ छोटे छोटे प्रोविजंस थे जो शुरू हुए ड्यू टू द एक्टिविटीज ऑफ यूनियन, जो लेबर रिफॉर्म यूनियन थी. बेसिकली उस टाइम पे टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर यूनियन स्टार्ट होती थी. आपने एक बहुत अग्रणी नाम सुना होगा, यू हैव हर्ड ऑफ अ नेम, Shri N.M. Lokhande, Narayan Meghji Lokhande. There is one institute also in Maharashtra, Mumbai Parel, Sir N.M. Lokhande Labor Institute. So that is in Mumbai on his name. So ऐसे बड़े बड़े यूनियन लीडर्स जो हुए थे, उनके कारण, उनकी यूनियन एक्टिविटीज के कारण फैक्ट्रीज एक्ट ऑफ 1881 लागू किया गया. एंड आफ्टर फैक्ट्रीज एक्ट ऑफ 1881 various new reforms were taken up by the government to improve the condition of workers in India. तो उसी के संदर्भ में
बेसिकली सबसे पहले जो हम एक्ट जो देखेंगे आज के अंदर, एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट 1923 लागू किया गया कि उन एम्प्लॉयज को, उन वर्कर्स को कंपनसेशन देने के लिए जो जिनकी इंजरी हो जाती है या जिनकी डेथ और डिसेबलमेंट, परमानेंट डिसेबलमेंट भी, पार्शियल डिसेबलमेंट भी, और ड्यू टू द सम मिसहैपनिंग, ड्यू टू सम एक्सीडेंट, दे लॉस्ट देयर लाइव्स और लिम्स. तो फॉर दैट पर्पस एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट 1923 वाज इनेक्टेड. एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट 1923 लागू किया गया. देन ट्रेड यूनियन की एक्टिविटीज को रेगुलेट करने के लिए, उसके प्रोविजंस देने के लिए, रजिस्ट्रेशन रेगुलेशन के लिए ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 किया गया. 1936 के अंदर जो वर्कर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती थी कि उनसे काम करवा लिया जाता था और एम्प्लॉयर पेमेंट नहीं देता था, उनको वेजेस नहीं देता था. दे वर नॉट गेटिंग देयर ड्यू वेजेस, और देयर वाज मच unauthorized deductions. There were unauthorized deductions. So to come over with the menace of unauthorized deduction as well as non-payment of wages, Government of India enacted the 1936 Payment of Wages Act. Similarly, in looking into the wage condition also to regulate the minimum wage which shall be given to a worker, तो मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 लागू किया गया. जो फैक्ट्रीज थे, फैक्ट्रीज के अंदर क्या है, हार्मफुल प्रोसेसेस भी होते हैं, हर तरह की एक्टिविटीज होती हैं, तो उसके लिए फैक्ट्रीज एक्ट 1948 लागू किया गया. आपस के अंदर एम्प्लॉयर्स के अंदर, एम्प्लॉयज के अंदर या वर्कर्स के अंदर डिस्प्यूट हो जाते थे. जो डिस्प्यूट हो जाते थे उससे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हैम्पर होता था. सो to create harmony in the industrial sector, Industrial Dispute Act with various provision was enacted in 1947. माइंस के अंदर माइंस को रेगुलेट करने के लिए वर्कर्स को माइंस एक्ट 1952 लागू किया गया. ये मैंने इसको स्ट्राइक थ्रू इसलिए किया गया है बिकॉज ईपीएफओ एएलसी पॉइंट ऑफ व्यू से दिस एक्ट इज नॉट मच नेसेसरी. तो आपको इस एक्ट की प्रोविजंस तैयार करने की ज्यादा जरूरत नहीं है. उसके बाद एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 आया, जो कि लोगों को प्रोविडेंट फंड, जो एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम है भारत सरकार की थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, जो कि एक कंट्रीब्यूशन होता है बोथ एम्प्लॉयर साइड से और एम्प्लॉय साइड से, और आपको उसके अंदर प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड, ठीक है, इंश्योरेंस लिंक्ड फंड, ये 3-4 टाइप के फंड होते हैं, डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम, ये सब ईपीएफ एक्ट का पार्ट है. तो आप ईपीएफओ ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनने जा रहे हो, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन का, एंड यू विल बी एक्टिंग एज असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर और एनफोर्समेंट ऑफिसर. सो दिस एक्ट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. उसके बाद देखते हैं एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948. ईएसआई एक्ट है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का ही एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है मेडिकल कंडीशंस के लिए. तो एम्प्लॉयज को इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है और मेडिकल कंडीशन प्रोवाइड करता है. आज आई एम हैविंग अ बिट ऑफ सोर थ्रोट. उसके बाद देखते हैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कंपल्सरी नोटिफिकेशन ऑफ वैकेंसीज एक्ट 1959. ये 1959 के अंदर आया था. तो बट दिस इज नॉट नेसेसरी फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो आपको ये एक्ट तैयार नहीं करना है. ईपीएफओ एक सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है और उसके अंदर आप एक कमिश्नर लेवल की पोस्ट पे जा रहे हैं, तो आपके लिए एक सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी एक्ट्स और प्रोविजन लागू हुए हैं, बिकॉज सोशल सिक्योरिटी टॉपिक को भी एक्सप्लिसिटली मेंशन किया गया है सिलेबस के अंदर. तो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट ऑफ 1961 आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है. इसमें 2017 के अंदर रिसेंटली अमेंडमेंट हुए हैं, जिसमें बहुत सारी चीजें, जैसे कि मैटरनिटी लीव को 12 वीक्स से बढ़ा के 26 वीक्स कर दिया गया, ठीक है. बिफोर डिलीवरी के लिए 6 वीक के एक प्रोविजन था, उसको बढ़ा के 8 वीक का कर दिया. वर्क फ्रॉम होम का प्रोविजन लेके आए हैं. तो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 और इसके रीसेंट अमेंडमेंट्स, ये मेरे से
जब व्हेन आई वाज अपियरिंग फॉर द यूपीएससी इंटरव्यू, तो ये क्वेश्चन भी मेरे से पूछा गया था कि व्हाट आर द रिसेंट अमेंडमेंट्स अंडर द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। आप यूजुअली देखेंगे कि इंटरव्यू का जो पैनल होता है ना, उसके अंदर एक महिला ऑफिसर जरूर बैठी रहती है। शी कैन बी एन ऑफिसर, शी कैन बी अ ब्यूरोक्रेट ऑल्सो, शी कैन बी अ लेक्चरर, प्रोफेसर, व्हाटएवर, और सम सोशल रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन से। तो एक महिला मेंबर जरूर रहती है, देयर इज अ लेडी मेंबर, और यूजुअली शी आस्क्स क्वेश्चन रिलेटेड टू द प्रोविजंस रिलेटेड टू विमेन वर्कर्स। तो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 का क्वेश्चन मेरे से पूछा गया था कि व्हाट आर द रिसेंट अमेंडमेंट्स। आप देखेंगे पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बट जस्ट 2-3 प्रोविजन, जैसे व्हाट इज द मिनिमम bonus statutory limit of bonus, so that is 8.33%. what is the maximum statutory limit, that is 20%. ठीक है, ये 2-4 क्वेश्चन की बोनस कब एलिजिबिलिटी कब होती है एक एम्प्लॉय की, ठीक है, इस टाइप से पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 के माइनर प्रोविजंस आप लोग कर लेना। इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976, ये इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट, मतलब ऐसा नहीं हो कि एक काम एक पुरुष कर रहा है, वह मैन इज डूइंग सम वर्क एंड अ वीमेन इज डूइंग सम वर्क, और उनकी अगर सर्विस कंडीशंस में कोई फर्क नहीं है तो उनको इक्वल पे मिलेगी, इक्वल रिम्यूनरेशन मिलेगी। ठीक है, पहले ऐसा होता था कि विमेन को और बच्चों को, चाइल्ड को इसलिए रख लिया जाता था कि वही काम अगर आदमी से करवाएं तो वो ज्यादा सैलरी लेता है, और वही काम एक महिला करेगी या बच्चे करेंगे तो उनको कम सैलरी दी जाती थी। तो इस मीनेस को खत्म करने के लिए इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट ऑफ 1976 वाज इनेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबोलिशन एक्ट 1970, जो मैंने अपने करियर में सबसे ज्यादा इंप्लीमेंटेशन किया है 4 साल के करियर में, तो ये बट एलईओ पॉइंट ऑफ व्यू से और एएलसी पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, और ईपीएफओ पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ ज्यादा क्वेश्चन आने की संभावना नहीं होती। आईएसएमडब्ल्यू, इसको आईएसएमडब्ल्यू हम बोलते हैं, इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1979, ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आपको मैं वो बता रहा हूं क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, ठीक है। पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी एक्ट 1972, इट इज अगेन अ सोशल सिक्योरिटी प्रोविजन, ये फिर से सोशल सिक्योरिटी प्रोविजन है। तो आपको ये देखते रहना है कि कौन सा सोशल सिक्योरिटी प्रोविजन है, तो ये आपको जरूर करना है। ग्रेट्युटी क्या होती है? ग्रेट्युटी वो पेमेंट होती है जो कि आपको दी जाती है एम्प्लॉयर के द्वारा, आपके काम कर इतने साल, 5 साल से ज्यादा काम किया आपने, तो उसके आपको एक गुड फेथ के अंदर एक पेमेंट दी जाती है, लमसम पेमेंट होती है कि आपको, सो दैट एक एम्प्लॉय को ऑनरेरियम बोल सकते हैं हम, उसको दिया जाता है पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी एक्ट 1972 के तहत। उसके बाद आता है बीओसीडब्ल्यू एक्ट। बीओसीडब्ल्यू बोलते हैं बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट। ये एक्ट कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए बेसिकली लागू किया गया था, जो कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर है। इसकी एप्लीकेबिलिटी बेसिकली पूछ सकते हैं कि बीओसीडब्ल्यू एक्ट कब लागू होगा, तो बेसिकली 10 या 10 से अधिक वर्कर, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 20 या 20 से अधिक वर्कर पे लागू होगा। बीओसीडब्ल्यू एक्ट के लिए 10 की लिमिट होनी जरूरी है, तो 10 या 10 से अधिक पे लागू रहता है। तो ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन है जो पूछ सकते हैं, बट इनके प्रोविजंस क्या है? बीओसीडब्ल्यू एक्ट इज अ वेरी 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 लेंथी एक्ट, तो इसका ये नहीं है कि इसके सेक्शन 1 से लेके लास्ट सेक्शन इंक्लूडिंग शेड्यूल्स इंक्लूडिंग चैप्टर्स आपको नहीं करने, क्योंकि इट इज अ वेरी मच लेंथी एक्ट। तो इसको सिर्फ बेसिकली जस्ट हाईलाइट देख लीजिएगा कि एप्लीकेबिलिटी क्या है। वैसे बीओसीडब्ल्यू के क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आते, सो यू नीड नॉट टू वेस्ट टाइम ऑन doing such acts like ISMW, CL Act, Contract Labor Act, BOCW Act, Employment Exchanges, Compulsory Notification of Vacancies Act। तो ये वो एक्ट है जो आपको करने हैं, ये वो हैं जो नहीं करने। अब सबसे बड़ी बात होती है लेबर लॉज में, कुछ लोग हैं जो कि जिनका बैकग्राउंड लो नहीं होता। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स अपीयरिंग फॉर दिस सिविल APFO एग्जाम
or ALC exam or LEO exam are basically those who are preparing for the civil services exam, or due to as a plan B or as a backup plan, और या फिर वो लोग हैं जिनके अटेम्प्ट्स खत्म हो चुके हैं बट दे हैव नॉट अचीव्ड द एज ऑफ 35 इयर्स। सो जिनका लीगल बैकग्राउंड नहीं होता वो लोग क्या कहेंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि सेक्शंस याद नहीं हो रहे, हमारे सेक्शंस याद नहीं हो रहे सर। मेरे को बहुत से कॉल्स आते हैं, बहुत से लोग कहते हैं, और ये मैंने खुद भी फील किया था। आई वॉज बैचलर इन टेक्नोलॉजी इन IT, तो कभी मैंने लॉज पढ़े ही नहीं थे, एंड जब बेयर एक्ट उठा के देखे तो ये सब सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, चैप्टर 1, तो ये बहुत ही बड़ी समस्या हुई थी मेरे को ये समझने में कि क्या है क्या नहीं। देन आई वेंट फॉर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मैंने प्रीवियस ईयर पेपर देखे कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक एनालिसिस किया। तो सबसे बड़ी चीज है कि आपको रट्टाफिकेशन नहीं करना। यू नीड नॉट टू क्रैम द सेक्शंस ऑफ द एक्ट कि सेक्शन 1 में क्या है, इंट्रोडक्शन है, सेक्शन 2 में डेफिनेशंस है, सेक्शन 3 के अंदर कुछ भी हर का अलग अलग है कि ये दिया गया है, कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है या फिर कोई काउंसिल बनाई गई है। तो आपको ये नहीं देखना, यू नीड नॉट टू क्रैम सेक्शन की चाइल्ड लेबर एक्ट का सेक्शन 5 क्या है और मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट का सेक्शन 7 क्या है। आप लोगों को ये बिल्कुल भी तैयार नहीं करना, सेक्शन वाइज नहीं करना है, ठीक है। कुछ सेक्शंस हैं वो जो जब आप इंप्लीमेंट करेंगे ना, जब आप ऑफिसर बन जाएंगे, आगे जाके इंप्लीमेंट करेंगे, तब याद रखने पड़ेंगे और तब ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगे। जैसे इन द कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट मेरे को याद है, जैसे 21(4) है, सेक्शन 21(4) ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट। दिस इज बेसिकली द लायबिलिटी ऑफ द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर टू पे द ड्यू वेजेस ऑफ द वर्कर्स इन केस द कॉन्ट्रैक्टर फेल्स टू डू सो। सो ये आप जब इंप्लीमेंट करेंगे आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में, तो आपको सेक्शंस ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। तो अभी फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू यू नीड नॉट टू क्रैम द सेक्शंस ऑफ द एक्ट, ठीक है। इंट्रोडक्शन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट, आप कभी भी उठा के देखेंगे, एक एक्ट उठा के देखेंगे, उसकी इतनी डिफिकल्ट लैंग्वेज रहती है। आप उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे तो इंट्रोडक्शन में इतने कोमाज मिलेंगे, इतने कोमाज मिलेंगे, आपको समझ नहीं आएगा कि ये बार बार बीच में कोमाज क्यों लगा के इसको इतना ट्रिकी क्यों बनाया जा रहा है, इसको इतना डिफिकल्ट क्यों बनाया गया है। बट दिस इज अ लीगल लैंग्वेज विच वाज प्रोवाइडेड टू अस बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स, ठीक है। इट इज अ लेगेसी फॉर अस, सो वील हैव टू गो बाय दैट if we like or if we don't like that. So introduction and objective of the act, introduction और objective of the act, हमें just have a look कि what this act is for, like maternity benefit act है। ऑब्जेक्टिव है, क्या ऑब्जेक्टिव है? ऑब्जेक्टिव ये है कि महिलाओं को ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी और डिलीवरी उनको लीव देनी, पेड लीव देनी, बेसिकली ये ऑब्जेक्टिव है। आपको इसी टाइप से मोस्ट सिंपलेस्ट लैंग्वेज में आपको तैयार करना है, जो कि इसके अंदर दिया जाता है जिस हिसाब से बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज में वो तैयार नहीं करना आपको। सो इंट्रोडक्शन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट, यू नीड नॉट टू क्रैम दीज। शेड्यूल्स दिए होते हैं, हर एक्ट के पीछे शेड्यूल्स दिए होते हैं कि ये शेड्यूल है, वो शेड्यूल है, 5th शेड्यूल में ये था, 6th शेड्यूल में ये था। तो आपको ये शेड्यूल्स भी तैयार करने की जरूरत नहीं है, याद रखने की जरूरत नहीं है। तो आपको शेड्यूल बिल्कुल भी याद नहीं करने की। 6th शेड्यूल, जैसे कि आप देखेंगे कि चाइल्ड लेबर, चाइल्ड एंड एडोलसेंट लेबर रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट जो है, आप उसके अंदर देखेंगे कि शेड्यूल 2 के अंदर, शेड्यूल 2 के अंदर हार्मफुल प्रोसेसेस, हार्मफुल एंड डेंजरस प्रोसेसेस दिए गए हैं, जहां पे एडोलसेंट का एम्प्लॉयमेंट प्रोहिबिट है। तो जरूरी नहीं है कि वो क्या क्या है, कोल इंडस्ट्री है, माइंस है, ये है, वो है। यू नीड नॉट टू रीड देम, यू नीड नॉट टू क्रैम देम। सो शेड्यूल्स ऑफ द एक्ट आपको तैयार नहीं करने। पेनल्टीज, जो पेनल्टी दी गई है, अब हर एक्ट की अलग अलग पेनल्टी, यू हैव डिफरेंट काइंड ऑफ पेनल्टीज। लाइक लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ this. Let me tell you one example, like if person has not given the maternity benefit, so उसके लिए अलग पेनल्टी है, imprisonment भी है, along with payment of the due wages भी है। तो और फिर चाइल्ड लेबर में अलग पेनल्टी है, किसी में 3 month to 6 month की imprisonment है, किसी में 1500 to
5,000 का फाइन है, किसी में अप टू 25,000 फाइन है. सो आपको ये फाइन्स भाई 25,000 रुपए फाइन लगेगा या 5,000 फाइन लगेगा. यू नीड नॉट टू क्रैम द पेनल्टीज इन डिटेल्स ऑफ वेरियस एक्ट्स. सो यू विल हैव टू लीव दिस सेक्शन ऑल्सो. चैप्टर्स ऑफ द एक्ट, हर एक्ट के अंदर बहुत सारे चैप्टर, यू विल फाइंड न्यूमरस चैप्टर्स इन एवरी एक्ट. लाइक एक्ट हैज बीन डिवाइडेड लाइक दैट chapter wise, first chapters then schedules. So chapters के अंदर section, you will find the sections under the chapter. chapter के अंदर section होते हैं. तो आपको chapter याद नहीं रखना कि chapter 3 क्या था, condition of employment, chapter 4 क्या था, employment of young person, condition of employment of young person था, chapter 5 the condition of employment of women था, chapter 6 था advisory committee. So आपको ये इतना डिटेल में नहीं याद रखना कि you will have to cram the chapters कि under this act there was this chapter, under this act this was chapter, and then is clause by clause or sections by section detail. You will not have to read that, you will not have to cram that clause by clause or section by section detail of the acts. तो ये वो चीज है जो आपको पढ़नी नहीं है. These are things which you are not going to read for your preparation of UPSC, EPFO or ALC exam. अब बात आती है कि ये नहीं पढ़ना तो पढ़ना कैसे है. अभी मैं एक बार आप लोगों की बीच में पूछ लेता हूं कि किसी को कोई डाउट है, किसी को कुछ पूछना है तो आप एक बार चैट बॉक्स में आप डाउट डाल दीजिए. मैं इसको पब्लिक कर देता हूं बिकॉज शायद ड्यू टू सम इश्यू प्राइवेट चैट हो गया था. आप अपने डाउट डाल दीजिए अगर किसी को समझ आ रहा है. यू आर गेटिंग माई क्लास और नॉट? आकाश, परवेश, अनु, अहिराव, मिस्टर प्रदीप, पूनम, आर यू गेटिंग मी? कोई डाउट अभी तक? ओके, सो लेट्स स्टार्ट देन. तो हमने देखा कि हाउ नॉट टू स्टडी द लॉज. तो व्हाट इज द बेस्ट वे टू स्टडी द लॉज? सबसे जरूरी चीज है अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स, अंडरस्टैंड द कंसेप्ट बिहाइंड एवरी लॉ. कि व्हाई दिस एक्ट वाज इनेक्टेड, इसकी हिस्ट्री क्या थी, व्हाट वाज द हिस्ट्री टू इनेक्ट दिस एक्ट, व्हाट आर द रेमेडीज प्रोवाइडेड अंडर दिस एक्ट एंड वे फॉरवर्ड. सो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज मस्ट. कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए किसी भी कानून को, किसी भी एक्ट को पढ़ने के लिए कि क्यों ये कानून बनाया गया था, क्या इशू था. जैसे मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है, क्यों बनाया गया था? क्यों इसलिए बनाया गया था कि जो वर्किंग वीमेन थी उनको काम से निकाल दिया गया जाता था जब वो कंसीव कर लेती थी, जब वो प्रेग्नेंट हो जाती थी. तो जब वो प्रेगनेंसी की स्टेज में आ जाती थी उनको एम्प्लॉयर काम से निकाल देता था. जब उनको काम से निकाल देता था, हो सकता था कि वो ही अपने घर का गुजारा करने वाली महिला हो, ठीक है, सिंगल सोल अर्निंग मेंबर हो, तो वो उसको भी काम से निकाल दिया. दैट मीन्स दे विल रन इनटू मिजरेबल पॉवर्टी. तो इसके लिए मैटरनिटी बेनिफिट विद पेड वेजेस लागू किया गया. तो इसकी हिस्ट्री होगी कि क्यों लागू किया है, क्योंकि एम्प्लॉयर निकाल देते थे विमेन वर्कर्स को. सो एंड देन दिस एक्ट वाज इनेक्टेड टू पे द पेड वेजेस अभी करंटली फॉर 26 वीक्स. तो करंट इज 26 वीक्स. तो इस तरह से हर एक्ट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यू विल हैव टू स्टडी लाइक दैट कि व्हाई दिस एक्ट वाज इनेक्टेड, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ इनेक्टिंग. डज नॉट गो इनटू द लीगल लैंग्वेज, जस्ट लुक फॉर व्हाई दिस एक्ट वाज इनेक्टेड एंड व्हाट आर द प्रोविजन प्रोवाइडेड एंड व्हाट आर वेरियस डेफिनेशन, व्हाट आर वेरियस कंसेप्ट्स प्रोवाइडेड इन द एक्ट. ठीक है, डेफिनेशन शुड बी रेड वेल एंड अंडरस्टूड. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. You will get many questions from this section, definitions. अब देखिए चाइल्ड एंड एडोलसेंट, you will find ये आपको एक बहुत ये है कि एक्ट के अंदर क्या डेफिनेशन दी गई है, इसको समझना जरूरी है. इनको डिफरेंशिएट करना जरूरी है कि किस एक्ट में क्या डेफिनेशन दी गई. सबसे बड़ी है, आपको एक एग्जांपल देता हूं. We have two acts. One is Factories Act. One is Factories Act of 1948. 1948 का Factories Act है. And one is Child Labor Act, Child and Adolescent Labor 1986. So we have these two acts. इन दो एक्ट का एग्जांपल मैं आपको देता हूं. लाइक
अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट आप देखेंगे डेफिनेशन सेक्शन के अंदर जाके आपको चाइल्ड की डेफिनेशन मिलेगी. चाइल्ड इज अ पर्सन हु हैज नॉट कंप्लीटेड हिज 15th year of age. 15th year of age. Who has not completed his 15th year of age is a child. And adolescent is who has completed his 15th year of age but has not completed his 18th year of age. कि चाइल्ड वो है जिसने 15 साल की एज पूरी नहीं की है, और एडोलसेंट वो है जो 15 साल की एज पूरी कर ली लेकिन 18 साल की पूरी नहीं की है. ये डेफिनेशन है अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट. जबकि आप सब लोगों को पता है कि 14 साल तक की लिमिट होती है. तो आप जब देखेंगे चाइल्ड लेबर एक्ट जो कि बाद में 1986 में इनेक्ट हुआ था, उसके अंदर यू हैव 14th year एज कॉन्सेप्ट कि a child is a person who has not completed his 14th year of age, and adolescent is a person who has completed his 14th year of age but has not completed his 18th year of age. So ये बहुत ही माइनर बारीकियां हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. यूजुअली क्वेश्चंस आएंगे तो ऐसी बारीकियों को देखते हुए आएंगे कि व्हाट इज द डेफिनेशन, व्हाट इज द एज ऑफ द चाइल्ड टू बी प्रोवाइडेड द प्रोविजंस अंडर फैक्ट्रीज एक्ट, या फिर यंग पर्सन वर्ड यूज कर देंगे. तो दैट इज 14th year, 15th year, 13th year, 4 ऑप्शन दे देंगे या नन ऑफ दीज. सो इन केस ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट 1948 इट्स 15th year, 15 साल का होना चाहिए. तो आपने देखा कि सेम कानून है, सेम देश है, लेकिन चाइल्ड की परिभाषा दो अलग है. सो एक फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर अलग है, चाइल्ड लेबर एक्ट के अंदर अलग है. तो दीज आर द डेफिनेशन, दीज आर द पॉइंट्स विच शुड बी वेल रेड एंड वेल अंडरस्टूड फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. आपको ऐसे तैयारी करनी पड़ेगी, रट्टाफिकेशन नहीं चलेगा. यू नीड नॉट टू क्रैम सेक्शंस, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट एंड वेरियस डेफिनेशंस एंड देयर डिफरेंशिएशन. लाइक सिमिलर कॉन्सेप्ट शुड बी डिफरेंशिएटेड वेल. आपने देखा होगा, सुना होगा, if you are already preparing for this exam, you have learnt about many terms. आपने कई terms देखी होंगी like layoff, retrenchment, dismissal, termination, resignation. ये सारी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के अंदर पार्ट है. बेसिकली हर चीज का मतलब है काम पे नहीं लेना. ले ऑफ का मतलब है भी काम पे नहीं लेना. वर्कर काम पे आया है, he has come to the workplace for working, but the employer has not allowed him, he has been laid off. ठीक है. रिट्रेंचमेंट मींस काम से निकाल देना, डिसमिसल भी काम से निकाल देना, टर्मिनेशन भी काम से निकाल देना, रेजिग्नेशन की वो खुद से काम छोड़ जाए. तो ओवरऑल सारे कॉन्सेप्ट हैं. बेसिकली इनके अंदर काम ये है कि वर्कर इज नॉट डूइंग एनी वर्क, बट देयर आर बेसिक लाइंस, वेरी माइन्यूट लाइंस. जो ले ऑफ क्या है, it can be for half day, it can be for 5 days, it can be for 2 days, but उसको परमानेंटली टर्मिनेट नहीं किया है. रिट्रेंचमेंट वो होता है कि ड्यू टू सम इशू लाइक इकोनॉमिक कंडीशन, और वो उसको फिर निकाल दिया काम से. ठीक है. तो ये ले ऑफ, रिट्रेंचमेंट, डिसमिसल, ये हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे इनका जब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 करेंगे. तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना चाहिए. और ये क्वेश्चन तो मैंने देखा है, ले ऑफ, रिट्रेंचमेंट, ये क्वेश्चन तो ईपीएफओ, एपीएफसी, एलईओ, एएलसी और यूजीसी नेट, इसके अंदर ये यूजुअली क्वेश्चन ले ऑफ, रिट्रेंचमेंट, ये दो डेफिनेशन तो हर बार पूछी जाती हैं, बहुत बार पूछी जाती हैं. इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन आफ्टर लाइक ट्रेड यूनियन ऑल्सो, की टाइप्स ऑफ ट्रेड यूनियन. तो ऐसे पढ़ना है लॉज को कि यू आर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट, ना कि आप रट्टा लगा रहे हो. चलते हैं आगे. सबसे पहले ये देखिए, 4 चीज होनी चाहिए. नंबर 1, रीडिंग मेथड. रीड एज यू आर गोइंग टू इंप्लीमेंट द प्रोविजन ऑफ लॉ एज अ फ्यूचर ऑफिसर. ठीक है. आप ये नहीं है कि एक नौकरी चाहिए है, एक नौकरी मिल जाए, काम चल जाएगा, अभी बेरोजगार हैं, वी आर अनएम्प्लॉयड, वी नीड जॉब फॉर आवर सर्वाइवल. नो, you need job for the service of society, for the service of nation. So read as you are going to implement the provision of laws in your future. ऐसे तैयारी करनी है कि आप एक ऑफिसर हो और आपको ये चीज पढ़ के ग्राउंड लेवल पे आपको इंप्लीमेंट करनी है.
इस वे में आप पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता। सिर्फ आप ऊपर हाफ हार्टेडली ऐसे पढ़ेंगे कि हाँ बस ये पेपर निकल जाए, इंटरव्यू की कॉल आ जाए, बस एक कॉल आ जाए, उसके बाद मेरी नौकरी लग जाएगी, मैं इंटरव्यू की तैयारी कर लूंगा, तो आई थिंक that will not be a good method to study for this exam, because ultimately you will have to implement the labor laws at the ground level, and you will have to work for the service of workers only, the labor class. So read as you are going to implement the provision of laws in your future, that is after becoming officer. Then is, don't go by scattered study material available in the market, rather follow single or at max 2 sources and revise them and again and again. ये आप किसी भी एग्जाम के अंदर जाइए, आप ईपीएफओ के अंदर जाइए, आप सिविल सर्विसेज के अंदर जाइए, आप यूजीसी नेट के अंदर जाइए, आप स्टेट पीसीएस के अंदर, आप किसी भी एग्जाम के अंदर ये स्ट्रेटजी हमेशा फॉलो कीजिए। ये नहीं है कि मार्केट में 50 तरह की बुक्स अवेलेबल हैं, कहीं भी गए उठा लिया, वो उठा लिया, ये उठा लिया, नहीं। फॉलो some few study material and follow them wholeheartedly. बस ये सोचिए कि दिस इज बाइबल, दिस इज गीता, ठीक है, दिस इज कुरान, ठीक है, उसको ही गुरु ग्रंथ साहब समझ के तैयार कीजिए। उसको ये मान लीजिए कि ये बाइबल है, इसमें से ही क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर से कुछ नहीं आएंगे। ये नहीं कि पीपल इन दिल्ली लाइक मुखर्जी नगर और राजेंद्र नगर जाके आज ये बुक उठा ली, आज वो बुक उठा ली। जैसे आप एक पॉलिटी की बुक है लक्ष्मीकांत, आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल फॉलो लक्ष्मीकांत फॉर इंडियन पॉलिटी, ठीक है। तो जैसे उसको जुडिशियसली, जिसको होल हार्टेडली जैसे लोग फॉलो करते हैं ना, फॉलो लाइक दैट, वट एवर मटेरियल, जस्ट फॉलो अ सिंगल मटेरियल और एट मैक्स 2-3, ठीक है। The basic strategy is revise them again and again. बार बार रिवीजन करो, क्योंकि एक्ट्स हैं, ये हर बार पढ़ोगे कुछ नया सीखने को मिलेगा। जैसे पॉलिटी के अंदर, इंडियन पॉलिटी, आप लक्ष्मीकांत या फिर डीडी बासु कोई भी बुक लगा लीजिए, या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, तो आप जब भी पढ़ते हैं यू फाइंड डिफरेंट आर्टिकल्स, यू फाइंड डिफरेंट कंसेप्ट्स कि अच्छा ये भी था, अरे फंडामेंटल राइट्स तो दुनिया कितनी बार पढ़ चुका हूं मैं, ये नहीं पता चला। तो रिवाइज देम अगेन एंड अगेन, दैट विल लीड टू योर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, और आपको ऑफिसर बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब बात करते हैं, मेरे पास मेल्स आते हैं कि सर बुक्स बताइए, लेबर लॉज के लिए बुक्स बताइए, बुक बताइए। मैं सबसे पहले देखिए, किसी को मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, जो बेस्ट बुक है वो है बेयर एक्ट्स, जो कि भारत सरकार के बेयर एक्ट सरकार ने जो लागू किए हैं, उससे ऊपर कोई मटेरियल नहीं होता, उससे authentic material you will not found. One is Bear Act and other is PRS website, ठीक है। This is the most authentic material available over the internet or in the market. Bear Act ले लीजिए, बहुत पतली 25 रुपए की, 30 रुपए की, 50 रुपए की किताबें आती हैं। अगर आपका लीगल बैकग्राउंड है, आप बेयर एक्ट पढ़िए, आपको और कोई किताब लेने की जरूरत नहीं है लेबर लॉज के लिए, या फिर PRS की वेबसाइट पे चले जाइए, ठीक है। और लेकिन क्या है, सबका लीगल बैकग्राउंड नहीं है, तो उसके लिए एडुकेशियस जो प्लेटफॉर्म पे आप तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने मेरी हेल्प से एक बुक बनाई है, एट द एडुकेशियस बुक फॉर ईपीएफओ। उस बुक के अंदर मैंने भी कंटेंट प्रोवाइड करवाया है, कुछ इनके सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स थे, कुछ मैंने भी इसके अंदर कंटेंट प्रोवाइड करवाया है पर्टेनिंग टू लेबर लॉज एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस, ठीक है। तो ये बुक आप रेफर कर सकते हैं, बट आई वुड से कि बेयर एक्ट का मुकाबला तो ये नहीं कर पाएगी, बट आई कैन अश्योर यू इट कुड बी अ बेस्ट बुक फॉर ईपीएफओ। Initially also, when I was preparing for the civil service and ALC, in the name of Chaudhary publication, I was the first person to bring the book with name Sonu Bura, and one of my colleague was there, Karan Chaudhary. So that was the first book which we had published in those days in 2017-16. But I would say that this is the book in which I had tried to provide most of the authentic information, that too from the Bear Acts only. I don't have any original information like I made some new information, I created some new information. ऐसा नहीं है कि मैंने कोई नई information निकाली है।
मैंने भी बेयर एक्ट्स पढ़े बिकॉज आई हैव टू रीड बेयर एक्ट्स फॉर द इम्प्लीमेंटेशन। मेरे को खुद की पर्सनल लाइफ में बेयर एक्ट पढ़ने पड़ते हैं, बार बार हमारे चीफ कमिश्नर हमें पढ़ाते हैं कि पढ़ो पढ़ो अदरवाइज कोर्ट में केस हार जाओगे, तो हमें पढ़ने पड़ते हैं। तो वो पढ़ा हुआ काम हमने इस बुक के अंदर, एडुकेशियस की जो बुक है ईपीएफओ की, उसके अंदर लगा दिया। हाँ, ये बुक ईपीएफओ के लिए भी है और एएलसीज के लिए, बिकॉज ज्यादातर सिलेबस कॉमन है एक्सेप्ट सम एचआर टॉपिक्स हैं एएलसी के अंदर, बट मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स आर फ्रॉम लेबर लॉज, इंडस्ट्रियल रिलेशन, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, लेबर वेलफेयर, लाइक दैट। तो वो सब बुक हमने एडुकेशियस की बुक के अंदर देने की कोशिश की है। इस सब को सप्लीमेंट करेगा न्यूज़पेपर। आपने ये सिविल सर्विस की तैयारी की होगी तो आपको द हिंदू न्यूज़पेपर रिकमेंड किया होगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि द हिंदू पढ़ो, यू कैन गो फॉर टाइम्स ऑफ इंडिया, यू कैन गो फॉर इकोनॉमिक टाइम्स, वट एवर द न्यूज़पेपर इज। बेसिकली आपका फोकस रहना चाहिए कि जो सिलेबस से रिलेटेड चीजें हैं, लाइक लेबर कोड्स आ रहे हैं अभी, सभी को लेबर लॉज को अमलगमेट करके 4 लेबर कोड्स के अंदर डाला गया है। तो go for some news related to labor codes, because all the labor codes have been passed by parliament and get the assent of president also, ठीक है। but thing is that they have not been they are not being implemented in day to day life. Issue is that because rules have not been framed for implementation of any act, you need rules, ठीक है। तो no rules have been made till date. Like recently pf interest rate have been revised, it has been made to 8.15%. so this is one of the important current affair for competitive exams. so it is 8.15%, last year it was 8.10%. so ऐसी जो न्यूज होती हैं इनको बहुत अच्छे से तैयार कीजिए, याद रखिए कि ये क्या चल रहा है, इंटरेस्ट रेट क्या, ईपीएफ ने नई स्कीम लगाई है, क्या ईएसआईसी ने नई स्कीम लगाई है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम में, या फिर अदर गवर्नमेंट स्कीम्स रिलेटेड टू वीमेन, रिलेटेड टू वर्कर, रिलेटेड टू चाइल्ड, ठीक है। लाइक दैट पोर्टल इज देयर, पेंसिल पोर्टल है बच्चों के लिए, चाइल्ड लेबर की मीनेस को रोकने के लिए यू हैव पेंसिल पोर्टल, यू हैव श्रम सुविधा पोर्टल फॉर ऑनलाइन इंस्पेक्शन, ठीक है। तो ये सब चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए जो डे टू डे लाइफ में मिनिस्ट्री ऑफ लेबर लेता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स बन के, कहीं ना कहीं कॉन्सेप्चुअल बन के you will get them in labor law section or in current affairs section of the examination. Role of education we'll discuss later on. First I think आज मेरा मन है कि एक टॉपिक मैं आपको करवा के जाऊं आप लोगों को। So are you ready to devote 30 more minutes to me or shall I take your leave? Yeah, I think it's almost 1 hour. So we'll discuss one chapter, that is provision concerning labor welfare provided in the Constitution of India. So we'll discuss in some other day, or I'll upload it on YouTube channel, that is Labor Load Station. So I'll be uploading this, or you can just mail me on skmaverick0411 their email if you have some doubt regarding this. Basically in this educacious platform you will get full course as well as topic wise coverage. Like most of the people are preparing for civil services or some other competitive exams. So if you buy courses from any platform, whether it is any offline or online, you will get complete course like polity, history, economy, current affair, general science, everything you will get. So in this educacious platform they are providing topic wise coverage like industrial relations, ठीक है, labor laws, or principle of natural justice, social security. So they are giving it on a topic wise basis, so that you need not to waste your money on full courses like for thousands of money, hard earned money I would say, for getting the same course again like polity, economy, history, like that. You'll also get good study material along with that test series. You'll get test series also.
I'm sure that whatever I'll be teaching you, मैं जो भी पढ़ाऊंगा, you will have a crystal clear conceptual clarity. I'll personally take your doubt session. मैं doubt session लूंगा आपके. One-to-one interaction can be done on some predefined day. We'll define some day कि we'll reserve one day so that we'll have one-to-one interaction. So you can take your doubt also कि sir मुझे क्या है. We'll go on some platform like Google Meet or something. तो हम वहां पे 1-to-1 इंटरेक्शन करेंगे. आपको इसका रोल क्या क्या रहता है, किस टाइप की जॉब है, जॉब प्रोफाइल क्या है, आपको क्या करने हैं. बेसिकली आप लोगों को इंस्पेक्शन करना रहेगा, आपको इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लेबर लॉज रहेगी. अगर आप ईपीएफओ के अंदर इन्फोर्समेंट ऑफिसर या अकाउंट ऑफिसर बन जाते हैं तो आपको पीएफ एक्ट के प्रोविजंस जो कि तो बेसिकली मैं लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर की एक लाइफ का बताता हूं कि आपका काम होता है कि जो भी लेबर लॉज हैं जो सेंट्रल स्फेयर के अंदर हैं उनको इंप्लीमेंट करना ऑन द ग्राउंड लेवल, लाइक कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट. आजकल हर काम कॉन्ट्रैक्ट लेबर से हो रहा है. मोस्ट ऑफ द वर्क इज बीइंग डन बाय कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स. तो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स से काम हो रहा है. तो लेट मी कम फेस टू यू. स्टॉप शेयरिंग. हाँ जी. तो जैसा कि इंप्लीमेंट करते हैं हम लोग कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट के प्रोविजन, बीओसीडब्ल्यू बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क के प्रोविजन, और मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट. ठीक है, ये सब हम अपनी डे टू डे लाइफ में एज एन एनफोर्समेंट ऑफिसर करते हैं. ऐसे ही ईएसआई के अंदर सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर होते हैं, प्रोविडेंट फंड के अंदर पीएफ ऑफिसर होते हैं, पीएफ इंस्पेक्टर बोल देते हैं, या फिर एनफोर्समेंट ऑफिसर या फिर अकाउंट ऑफिसर, जो भी जॉब प्रोफाइल आप लोगों को आफ्टर पोस्टिंग मिलेगी. तो इनका काम रहता है कि जो प्रोविजन के अंदर एक्ट दिए गए, आप अभी एक्ट पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि कुछ प्रोविजंस हैं, एम्प्लॉयर को ये फॉलो करने होते हैं, या फिर ट्रेड यूनियन को ये फॉलो करने होते हैं, या वर्कर्स को ये फॉलो करने होते हैं. देयर आर बेसिकली 3 people involved in our ministry. Basically trade union, the base is worker, then is trade union which is the organization of worker, then is the employer or management. ठीक है, इन लोगों के साथ ही चलता रहता है, whether it's conciliation, whether it's arbitration, ठीक है, adjudication. ये सब कॉन्सेप्ट है जो आपको एएलसी के लिए और ईपीएफओ के लिए आपको बिल्कुल अच्छे से तैयार करने. इनका डिफरेंस बहुत अच्छे से माइन्यूटली देखना है कि क्या डिफरेंस रहता है इन कॉन्सेप्ट्स के अंदर. तो कॉन्सिलिएशन होता है, बेसिकली कॉन्सिलिएशन ऑफिसर, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर कॉन्सिलिएशन ऑफिसर एक्ट करते हैं. रीजनल लेबर कमिश्नर भी करते हैं, डिप्टी चीफ लेबर कमिश्नर भी करते हैं. अगर नेशनल लेवल का डिस्प्यूट होता है तो चीफ लेबर कमिश्नर भी एज अ कॉन्सिलिएशन ऑफिसर एक्ट करता है. दैट इज द सुप्रीम लेबर कमिश्नर ऑफ द कंट्री. ठीक है, तो सिट्स इन दिल्ली चीफ लेबर कमिश्नर. ऐसे ही सिमिलरली एनफोर्समेंट ऑफिसर का काम भी यही होता है कि इंप्लीमेंट करे लेबर लॉज को डे टू डे लाइफ में, वर्कर्स के वेलफेयर के लिए. क्या एम्प्लॉयर ने वर्कर का पीएफ जमा किया है, डिपॉजिट किया है, नहीं किया है, और क्या एम्प्लॉयर का शेयर भी आया है, एम्प्लॉय का शेयर भी आया है, अनऑथराइज्ड डिडक्ट तो नहीं किया, कुछ रुपए दिखा के तो नहीं दे दिया, सो दैट ये सोशल सिक्योरिटी प्रोविजंस वर्कर को मिले, उसके बेनिफिट के लिए मिले. तो ये सब आपको ऑन द ग्राउंड इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे. तो एक्ट को भी इसी हिसाब से पढ़िए कि आपको आज कहीं जाके इंस्पेक्शन करना है और वो प्रोविजंस ऐसे देख के जाइए कि क्या क्या प्रोविजंस हैं, क्या क्या मुझे लागू करने हैं, अगर नहीं होगा तो क्या पेनल्टी रहेगी. ऐसे आप पढ़ेंगे, आपका लेबर लॉज विल बी ऑन योर फिंगर टिप्स. सो आई थिंक दिस क्लास आई थिंक स्टॉप कर देनी चाहिए अभी, बिकॉज most of the labor laws का concept how to prepare for this I have taught you. और क्लास लेके आएंगे एडुकेसियस के साथ, हम लाइव क्लासेस भी रहेंगी, ऑनलाइन बैच भी रहेंगे. यूट्यूब चैनल लेबर लॉज स्टेशन पे भी मैं आपको कुछ कुछ बीच में कॉन्सेप्ट्स बताता रहूंगा. लुकिंग इनटू द पॉसिबिलिटी ऑफ टाइम एज आई हैव माय ओन एंगेजमेंट्स आल्सो. आई विल टेक योर लीव. नमस्कार, जय हिंद.